बाद वाला हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं आज अभी वो है गवर्नर जनरल्स। यहाँ से जनरली आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं, और 2-3 साल में एक आध गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, उसकी कोई पॉलिसीज को लेके आएगा। साथों साथ मेंस के अंदर भी एक आध बार पूछ दिया था, 2013 के अंदर डलहौजी के ऊपर यूपीएससी जज्बाती हो गई थी। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि डलहौजी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं डलहौजी। तो हिस्ट्री में तो कुछ और पढ़ा था, आधुनिक भारत के निर्माता तो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के नेता थे, गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, या इंटीग्रेशन करने वाले जो इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ तो डलहौजी को पूछ दिया। हम लोग देखते हैं कि वाई डलहौजी इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके पहले और भी गवर्नर जनरल्स आए थे, उनका जानने की कोशिश करेंगे। जनरली अभी तक हम लोग जो गवर्नर जनरल्स की पोस्ट को देखेंगे वो करीबन 1857 तक देखेंगे कि कौन से गवर्नर जनरल्स यहाँ पे आए। उसके बाद वाले जितने भी गवर्नर जनरल्स या जो भी आते हैं उनको बाद वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे। ओके, बैकग्राउंड आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, विलियम हॉकिंस आते हैं, उसके बाद थॉमस रो आते हैं, 2-3 जगह पे लड़ाई करेंगे और फाइनली रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर बनते हैं फोर्ट विलियम्स के। तो फोर्ट विलियम्स के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं कंपनी के अधिकारी के तौर के ऊपर। वहां से पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल या गवर्नर की शुरुआत होती है। दिस इज द चार्टर, आपका ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप इनको मिल जाता है। दिस वाज हाउ थॉमस रो एंड विलियम हॉकिंस केम टू जहांगीर कोर्ट एंड लेटर ऑन यहाँ पे लड़ाई करते हैं प्लासी एंड बक्सर की। और उसके बाद ये जेंटलमैन जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ही बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल। ओके, तो सबसे पहले गवर्नर की पोस्ट आप याद रख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। ये अंग्रेजों की आभारी थी गवर्नर की पोस्ट। पोर्चुगीज के अंदर भी गवर्नर हुआ करते थे, पोर्चुगीज ऑल्सो एट द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ओके, तो कभी कभी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया और अगर ऑप्शन पोर्चुगीज एंड इंग्लिश दोनों दिया है तो यू कैन गो फॉर द पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगीज के अंदर भी गवर्नर की पोस्ट तो हुआ ही करती थी। मैंने गवर्नर्स नहीं देखे हैं, बट आप बुक के अंदर देख लोगे तो भी आपको अल्बर्क्यूर, अल्फांसो डी अल्बर्क्यूर, नीनो डे कुन्हा, 3-4 गवर्नर, 4 एक मेजर इंपॉर्टेंट इनके गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे। पोर्चुगीज के, फ्रेंच के भी थे और इंग्लिश के भी थे। ओके, बैकग्राउंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कौन से एक्ट के द्वारा लाई गई? 1773 regulating act of 1773 created the post of governor general of Bengal. The first governor general was Warren Hastings, 1774 से लेके 1785 तक रहे ये भाई साहब। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेके 1793। लेटर ऑन जॉन शोर आता है 5-1 साल तक, 1793 से 1798 के बीच में रहते हैं। इसके बाद आपके लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे, रिचर्ड वेलेस्ली, अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन, 1798 से लेके 1805। उसके बाद मार्क्स कॉर्नवालिस, फिर से सेकंड टाइम ये जो कॉर्नवालिस जो थे ना ये वाले, वो 6-8 महीने के लिए फिर से गवर्नर की तौर के ऊपर आएंगे भारत के अंदर, गवर्नर जनरल की तौर के ऊपर। उसके बाद जॉर्ज बैरलो आते हैं। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आएंगे 1807 से लेके 1813 तक। उसके बाद मार्क्स ऑफ हेस्टिंग्स, दिस इज नॉट दी वॉरेन हेस्टिंग्स, ये और है मार्क्स ऑफ हेस्टिंग्स, अर्ल ऑफ मोयरा भी कहते थे। 1813 से लेके 1823 तक ये गवर्नर जनरल यहाँ पे बंगाल के बनते हैं। उसके बाद लॉर्ड आर्महेस्ट करके गवर्नर जनरल आते हैं 1823 से लेके 1828 के बीच में। उसके बाद हम लोग इसके बारे में और क्या करेंगे हर एक के ऊपर डीप में, तो यू कैन पैरेलली राइट ऑन। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की पोस्ट आती है, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट कब बनाई गई? 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 created the post of Governor General of India. Lord William Bentinck was the last Governor General of Bengal and the first Governor General of India. क्योंकि इसके पहले जो लॉर्ड आर्महेस्ट थे, लॉर्ड आर्महेस्ट 1828 तक थे। उसके बाद 1828 से लेके 1833 तक यहाँ पे पूरे के पूरे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। ओके, 1835 तक थे, इसको चेंज कर देना, ठीक है, 1835 कर देना। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेके 1842। इसके साथ साथ लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेके 48। फाइनली लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक आपको देखने को मिलेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और लॉर्ड कैनिंग भी एक टाइम के ऊपर आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1856 से लेके 1858। ओके,
अभी तक हम लोग 1858 तक के ही गवर्नर जनरल्स को देख रहे हैं। उसके बाद वाले जो पोस्ट आएगी उसको वाइसरॉयज कहते हैं, और वाइसरॉय की पोस्ट हम लोग अभी तक 1858 तक की ही हिस्ट्री देख रहे हैं। वी आर सीइंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कंपनी का रूल हुआ करता था इनडायरेक्टली। उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग जब पढ़ेंगे 1857 1858 ऑनवर्ड्स, उसके बाद वाइसरॉय के रोल को भी देखने की कोशिश करेंगे। हर एक गवर्नर जनरल के ऊपर 2-2 5-5 स्लाइड्स है, 2-2 5-5 मिनट इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा हम लोग ने जो भी पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा है, और जनरली प्रीलिम्स के अंदर 1 मार्कर जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं इनके अंदर। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 1772 तक, ओके, बंगाल के अंदर आते हैं 1772 के आसपास ही, एंड ही रियलाइजेस कि बंगाल के अंदर जो रेवेन्यू थी बहुत ही क्योटिक हो गई थी। और यहाँ पे आपको पता होगा कि आपका जो ग्रेट बंगाल फेमाइन भी आया था 1769 से लेकर 1773 तक, और इसके अंदर बंगाल के अंदर जो पूरी इकोनॉमी थी वो बहुत ही खत्म हो चुकी थी। लेटर ऑन इसका रोल जो होता है वो है रिफॉर्म्स को लेके होता है। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज रिफॉर्म्स, और यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट वर द रिफॉर्म्स टेकन बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स का बंगाल को लेके, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो उसको लेके उसका क्या मेन कंट्रीब्यूशन रहा। मेन कंट्रीब्यूशन हेस्टिंग्स का सबसे पहला होगा वो है अबॉलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम। यहाँ पे जो ड्यूअल गवर्नमेंट चलाई थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद दीवानी अधिकार मिलते हैं और ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी थी। ड्यूअल गवर्नमेंट के तहत आपको पता होगा कि नवाब, और नवाब के नीचे एक और पोस्ट बनाई गई थी जिसे कहते हैं डेप्यूटी नवाब, और ये डेप्यूटी नवाब अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ये इसके कारण इतनी कंफ्लिक्ट हो रही थी, जब वॉरेन हेस्टिंग्स पावर के ऊपर आएगा तो ये चीज को अबॉलिश कर देगा। साथों साथ रेवेन्यू के अंदर रिफॉर्म्स करता है, जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा, ट्रेडिंग को लेके भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेड रेगुलेशंस लाने की कोशिश करता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इनके दौरान ही पास होता है, एंड एज अ रिजल्ट ही बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड also the expansionist policy of Warren Hastings is also to be seen, और finally Spits India Act भी इनके दौरान ही होगा। सो 2 एक्ट है। कभी कभी एक्ट को लेके क्वेश्चन आता है कि ये एक्ट के जब पासिंग हुआ तो गवर्नर जनरल कौन हो सकता था, Who was the governor general during the passing of this particular act? तो मैच द फॉलोइंग के अंदर कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट, ये दोनों के दौरान आपका वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। फाइनली इसको इम्पीच कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी इसके बाद वाली स्लाइड्स के अंदर। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सबसे पहली अबॉलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम। मैंने आपको बताया कि दिस ड्यूअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पे आता है तो उसको अबॉलिश कर देते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम हुआ करता था नवाब, और नवाब के नीचे डेप्यूटी नवाब, और जब ये चीज पता चली कि यहाँ पे ये डेप्यूटी नवाब सबके सब चीजें खा जाता था, एंड लेटर ऑन यहाँ पे बहुत केओस खड़ा हो रहा था, फाइनेंशियली भी ये लोग वीक हो रहे थे, इसके कारण जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आता है तो ये सिस्टम को अबॉलिश कर देगा। लेटर ऑन टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी, वॉरेन हेस्टिंग्स ऑल्सो रिड्यूस द नवाब्स अलाउंस टू ₹16 लाख। ठीक है, तो 32 लाख रुपए से करीबन उसने उसका हाफ कर दिया। जो नवाब को जो पेंशन मिला जाता था वो भी इसने कम कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो नवाब का रोल और ड्यूअल सिस्टम को लेके इसकी थोड़ी बहुत लिंकेजेस है। सेकेंड वाज रेवेन्यू रिफॉर्म्स। ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स के अंदर ये एक नया बोर्ड बनाता है जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो इंग्लैंड के अंदर बना था, वो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बना था, बट यहाँ इंडिया के अंदर एक और बोर्ड बनाएगा जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये काम क्या करता था? what was the work of this board of revenue? This board of revenue farmed out the lands by auction of period for 5 years instead of 1 year. अगर आपको पता होगा कि सबसे पहली जो सिस्टम डेवलप की गई थी इजारेदारी सिस्टम, मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ाया था, उसमें ऐसा ही होता था कि एक साल तक आपका थोड़ा बहुत ऑक्शन करके जमीन दे दी जाती थी, पट्टे जो जमीन के टुकड़े थे। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसने बनाया और बोल दिया कि ये 5 साल तक देगा। साथों साथ इसने ये भी बताया कि इसके अंदर जमींदारों को प्रायोरिटी दी जाएगी। फाइनली कलकत्ता को 1772 तक इसका कैपिटल बना दिया जाता है, वो भी इसी के राज के दौरान होता है। दिस इंग्लिश कलेक्टर्स वर आल्सो अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, एंड अकाउंटेंट जनरल की जो पोस्ट थी वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान उभर के आई। तो इंग्लिश कलेक्टर्स का रोल और अकाउंटेंट जनरल की भी जो शुरुआत थी वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की जाती है। सेकेंडली, जब यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में आता है तो वो देखता है कि फाइनेंशियल वे में तो उसने चेंज करने की कोशिश की, पॉलिटिकल वे में ड्यूअल गवर्नमेंट को हटा दिया। उसने देखा कि जो जुडिशरी थी यहाँ पे, वो जुडिशरी के अंदर अब्यूजेस बहुत हो रहे थे। अब्यूजेस के पीछे कारण ये था कि यहाँ पे जुडिशरी या न्याय देने वाले 2 लोग थे, एक तो थे नवाब और दूसरे थे जमींदार, और ये दोनों के दोनों अब्यूजिव थे। क्यों? क्योंकि
Nawab misused his power and judgment were very much careless. The zamindars who were on the lower side of the court or the judicial system, ये लोग बहुत ही करप्ट और प्रिजुडाइज हुआ करते थे. जमींदार कभी ढंगपूर्ण न्याय दे पाएगा आपको लगता है? He would be very much prejudiced. नवाब के साथ भी यही हो रहा था कि ये तो कुछ ध्यान ही नहीं रखता था, ये तो कहीं और ही इसका ध्यान रहता था. And as a result of this thing, you see कि when Warren Hastings came, इसने ये चीज के ऊपर फोकस किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चेंज करना चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट ये बोलता है ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा. एंड ही ऑर्गेनाइज्ड द जुडिशरी. तो जुडिशरी की जो शुरुआत है भारत के अंदर वो भी इसके साथ ही थोड़ी बहुत अच्छी तरह से सेटअप करने की कोशिश की जाती है. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका एक कोर्ट बनाया जाता है, सिविल कोर्ट अंडर द कलेक्टर एंड ऑल्सो द क्रिमिनल कोर्ट. कलेक्टर के अंदर ही 2 कोर्ट बनाए जाते हैं ऐसा बोला गया है. ओके, लेटर ऑन ये कोर्ट के ऊपर जो अपील्स होती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर, वो 2 अपीलेट कोर्ट्स बनाए गए थे. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर ही आपका जुडिशरी आ जाता है, सिविल एंड क्रिमिनल. उसके विरुद्ध में अगर आपको ऊपर के स्टेप के ऊपर जाना है तो आपकी अपीलेट कोर्ट्स बनाई थी. ये अपीलेट कोर्ट्स को एक को कहा जाता था सदर दीवानी अदालत. दैट वाज समवट रिलेटेड टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. एंड जो आपके सिविल कोर्ट के अंदर था और जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी उसके ऊपर अगर आपको अपील करना हो तो वहां पे इसको बोला जाता था सदर निजामत अदालत. तो 2 कोर्ट हुआ करती थी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप बोल सकते हो उसको उस टाइम की. जो नीचे की कोर्ट थी वो कलेक्टर्स के अंदर फंक्शन किया करती थी और जो ऊपर की कोर्ट थी वो दीवानी अदालत और निजामत अदालत. दीवानी अदालत वाज समवट रिलेटेड टू सिविल कोर्ट. क्यों? क्योंकि दीवानी राइट्स, दीवानी इज समथिंग रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इज समथिंग कॉल्ड एज जो आपके सिविलियन के साथ रिलेटेड थी. जो आपकी क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी उसे निजामी अदालत भी कहा जाता था. ओके, सो एक्सपर्ट्स इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर प्रोवाइडेड टू असिस्ट द जजेस. अगर जब जब यहाँ पे आपका क्रिमिनल कोर्ट के दायरे के अंदर कोई मुद्दा खड़ा होता था तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जितने भी धर्मगुरु थे उन दोनों की सहायता ली जाती थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा और उसने ये पूरी की पूरी सिस्टम को खड़ा करने की कोशिश की. तो गवर्नर जनरल, कलेक्टर आया करते थे, ठीक है, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत. लेटर ऑन यहाँ पे जो गांव के अंदर भी अदालत हुआ करती थी वो यहाँ पे मोफुसल दीवानी अदालत कहते थे और यहाँ पे मोफुसल निजामत अदालत. ठीक है, तो विजय हेडमैन के तहत उसकी एक अपीलेट बॉडीज के तौर के ऊपर पूरी की पूरी फंक्शन की. ओके, तो इस तरह का कुछ इसने जुडिशियल सेटअप करने की कोशिश की थी. कलेक्टर और यहाँ पे उसकी जो हाई कोर्ट ऑफ अपील्स जो थी जो दीवानी और निजामत अदालत के तौर के ऊपर हुआ. सेकेंडली इसने ट्रेड के अंदर भी थोड़ी बहुत चेंज लाने की कोशिश की और ट्रेड रेगुलेशंस के ऊपर भी फोकस किया. इसने ये जो सिस्टम थी दस्तक की शुरुआत कहां से हुई थी? फारूक शियार नाम का जो एम्परर था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक देने की शुरुआत कर दी थी और दस्तक के कारण ही आपका प्लासी का युद्ध हुआ, ये भी बोला जाता है इनडायरेक्टली. तो इसने ये देखा कि ये दस्तक का ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना उसको अबॉलिश कर दो. तो ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक. जो पासिस देने होते हैं आपकी जो इंटरनल परमिट के वो बंद कर दिए. इसके साथ साथ इसने जो यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी भी लगा दी है इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स को लेके. अब देखिए कि कैन यू सी दिस इज द मर्केंटलिस्ट फेज. अगर इसको अच्छी तरह से शासन करना था या इसको और अपना रूल को इम्पैक्ट करना था तो ही वुड हैव इंक्रीज ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स. बट दिस वाज द अर्लियर टाइम, 1773 का टाइम था. अभी तो ये लोग आ रहे थे भारत के अंदर, सो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन बेस, अपना बेस बना रहे थे और इसी के चक्कर के अंदर यहाँ पे ज्यादा कुछ रिफॉर्म्स ट्रेड को लेके भी नहीं करता है मेजर जो इंडिया के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो, भारत के लोगों या भारत के समाज के लिए डिस्क्रिमिनेटरी. ओके, साथों साथ यहाँ पे प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम भी शुरुआत कर देगा. यहाँ पे पोस्टेज सिस्टम है वो भी प्रीपेड वे के अंदर शुरू करता है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वो भी इसी के दौरान पास होता है. इसके बारे में हमने अलग से चर्चा कर दी, अब पिछली स्लाइड्स के अंदर देख लेना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर क्या हुआ था. साथों साथ वॉरेन हेस्टिंग्स को अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी के लिए भी याद रखा जाता है. इंपॉर्टेंटली इसने रोहिला वॉर किया था 1774 के अंदर. नाम याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछता है कि ये लड़ाई के दौरान कौन गवर्नर जनरल था. ओके, साथों साथ जब से आपका सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1782 which was also taken under the leadership of Warren Hastings. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. ओके, ये थोड़ा उल्टा कर दिया, यहाँ पे मराठा के अंदर इनका फोटो आना चाहिए था और मैसूर के अंदर हैदर अली का आना चाहिए. 1780 से लेकर 1784 जो आपका दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ वो भी इनकी अध्यक्षता के अंदर होता है. साथों साथ 1784 के अंदर जो पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया वो भी इनके दौरान ही होता है. ओके, सो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग को लेके, आपकी जुडिशरी को लेके, आपकी इकोनॉमी को लेके हर एक सेक्टर के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ
चेंज करने की कोशिश की थी। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट पुरानी स्लाइड्स के अंदर देख लीजिएगा। अभी होता क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हमने एक बॉडी देखी थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो पिट्स इंडिया एक्ट ने थोड़ा बहुत ये चीज ध्यान रखने की कोशिश की कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पावर को थोड़ा कम किया जाए। सो व्हेन पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इट केम एज अ रूट शॉक एंड बिटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट का जो विलियम पिट जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्पीच जो थी उसमें जो हेस्टिंग्स की जो पॉलिसी थी ना उसको सेंसर कर दिया। तो उसको इतना बुरा लग गया वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो ये भाई साहब छोड़ के चला जाता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा। 1785 में ये इंग्लैंड चला जाता है, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एडमेंट, बोले इसने बहुत खराब किया, इसने बंगाल के अंदर बहुत गंद मचा के रखी है, इतनी 3-3, 4-4 युद्ध कर दिए आने के बाद, इसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर इतना सारा इंटरफियरेंस कर रहा है। सो लेटर ऑन पोस्ट हिज रिजाइनमेंट इन 1787 ही वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिजाइन करने के बाद उसको इम्पीच कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं, इतना करके गए हो तो आपको ठीक है इम्पीच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका महाभियोग हो जाता है 1787 के दौरान जब ये रिजाइन करके चला जाता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट इसकी लाइफ के लिए बहुत ही ये है ना मेमोरेबल एक्ट पास होके आ रहा है, क्योंकि इसका करियर इसने खत्म कर दिया था पिट्स इंडिया एक्ट ने, क्योंकि ये इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गवर्नर जनरल्स। ओके, इसका जो टाइम पीरियड देखोगे तो करीबन 11-12 साल तक ये यहाँ पे रहता है। 1772 1773 से ही इनफैक्ट इसकी शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद भी इसको जाना नहीं चाहता था, बट ये पिट्स इंडिया एक्ट ने पूरे का पूरा इसका सत्यानाश कर दिया। ओके, सो कहीं ना कहीं से इसके ऊपर से वन लाइनर क्वेश्चन आते रहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप ज्यादा इसको रिवाइज कर दीजिएगा। द सेकेंड गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेके 1793। अभी दिस गाय बिलोंग टू अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक एंड नोबल फैमिली, एंड ही वाज आल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, एंड डुंडास करके एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर हुआ करता था। सो ये भाई साहब के लिए मैंने आपको स्टोरी बताई थी पहले क्लास के अंदर कि अमेरिकी क्रांति जब हुई तब वहां के ये सेनापति हुआ करते थे। तो अमेरिका नाम का जो कॉलोनी था इंग्लैंड के हाथ से छूट गया, तो विलियम पिट के साथ इसके जो घनिष्ठ संबंध थे उसके कारण विलियम वो खुश होता है, और विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years 1781 में सरेंडर कर देता है। यॉर्कटाउन नाम की जगह होती है अमेरिका के अंदर, जो आज का आप न्यूयॉर्क कहते हो जिसे। और यॉर्कटाउन में सरेंडर करने के बाद ये वापस इंग्लैंड आता है, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years ही सेंट टू इंडिया। बोले जा ठीक है, तूने बड़ा काम किया है, अव्वल नंबर का काम किया है, तो तुमको भारत भेजते हैं। ओके, सो सरेंडर इन यॉर्कटाउन इन 1781 बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स, हिज रेपुटेशन वाज नॉट स्पॉइल्ड, and after his return from America he was offered the governor generalship in India. Importantly यहाँ से शुरुआत होती है, वो है कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को लेके एनी पर्सन हु वाज रिलेटेड टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली उसको सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इनकी पूरी की पूरी स्टोरी है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये भाई साहब भी कुछ ना कुछ भारत के अंदर करते हैं, वो देख लेते हैं इनके रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ थे। एक तो टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के साथ जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ वो इन्होंने किया। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, साथों साथ रेवेन्यू रिफॉर्म्स और परमानेंट सेटलमेंट हमने लास्ट जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी उसके अंदर ऑलरेडी देख लिए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और उसके साथ साथ इनको क्या क्या प्रश्न उद्भव के आ रहे थे और इनकी मदद करने के लिए भी एक जेंटलमैन आ गए थे। जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स करते हैं, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, आपकी जो मॉडर्न डे पुलिसिंग सिस्टम है वो भी इनके आभारी है, और फाइनली थोड़ा बहुत कुछ बाहर इन्होंने रिफॉर्म्स किया, और इसको हम लोग इवेल्युएट कर देंगे। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा कहीं से मेंस के अंदर, तो आपकी पूरी की पूरी ग्रेवी तैयार हो गई कि युद्ध किया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ काम किया, रेवेन्यू के अंदर काम किया, पुलिस के अंदर काम किया, जुडिशरी के अंदर काम किया, एंड फाइनली विल ट्राई टू इवेल्युएट कि इसने किस तरह से काम किया और अच्छा काम किया कि खराब काम किया। ओके, सो टीपू सुल्तान एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 1792 एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अगर आपको पुराने क्लासेस को याद करोगे तो सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी के बाद मैसूर जो आपका मैसूर जो स्टेट था वो लिटरली खत्म हो चुका था। ओके, सो टीपू हैड बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इसने टीपू सुल्तान का जो पावर था ना उसको बुरी तरह से खत्म कर दिया था। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू विद द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इसका सबसे पहला जो काम था वो था सिविल सर्विसेज। अगर हमने पुराने क्लास के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज देखा कि भारत के अंदर किस तरह से आपकी जो सिविल सेवा परीक्षा की जो शुरुआत होती है, परीक्षा तो नहीं बोलेंगे बट सिविल सेवा की शुरुआत कैसे होती है, वो भी इसका ही पूरा का पूरा देन था। ओके, सो व्हेन ही केम टू इंडिया ही रियलाइज्ड दैट द कंपनी सर्वेंट वर वेरी मच अंडरपेड एंड दे रिसीव्ड वेरी हाई कमीशन ऑन रेवेन्यू, और इसी के कारण दे यूज्ड टू डू प्राइवेट ट्रेडिंग।
इसके कारण कंपनी घाटे में जा रही थी एंड द एम्प्लॉइज वर मेकिंग प्रॉफिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाएगा और कंपनी को बोलेगा कि आपको हमारे जो इतने भी एम्प्लॉइज है उनको अच्छी खासी सैलरी दो. सो ही परस्यूडेड द कंपनीज डायरेक्टर टू गिव हैंडसम सैलरीज टू द कंपनी सर्वेंट, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो सर्वेंट से वो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, इसके कारण इसने थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश की. लेटर ऑन इसने अपॉइंटमेंट जो थी वो मेरिट के आधार के ऊपर लाने की भी शुरुआत करता है एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज. सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को लेके प्रश्न कहीं ना कहीं से आया सिविल सर्विसेज का लेके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप याद रखने की कोशिश करिएगा. लेटर ऑन ही ऑल्सो ट्राइड टू सेपरेट द 3 ब्रांचेस, दैट इज द जुडिशरी, कमर्शियल एंड दी रेवेन्यू. एट दैट टाइम जो 3 ब्रांचेस हुआ करती थी आपकी, वो तीनों के तीनों ब्रांचेस को इसने अलग करने की कोशिश की. कलेक्टर जो पोस्ट आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा अच्छी खासी एस्टेब्लिश करा दी गई थी, उसको बोल दिया जाता है कि आपके पास जुडिशियल पावर नहीं रहेंगे. नाउ कलेक्टर्स वर ओनली दी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. ये बोल देता है क्योंकि ये जुडिशियल रिफॉर्म्स करता है ना, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर नई सिस्टम खड़ी करने की कोशिश करेगा. तो गवर्नर आपके जो जितने भी कलेक्टर्स की जो पोस्ट है उसको थोड़ा बहुत वीक कर देगा. ओके, रेवेन्यू रिफॉर्म्स और परमानेंट सेटलमेंट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले क्लासेस के अंदर. पुरानी स्लाइड्स देख लीजिएगा कि किस तरह से ये पूरा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर मैंने आपको करा दिया है. इसके बाद बात आती है जुडिशियल रिफॉर्म्स की. अभी देखिए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेके ये हुआ कि दिस गाय सिक्योर्ड द सर्विसेज ऑफ सर विलियम जोन्स एंड ही वाज आल्सो ग्रेट स्कॉलर. तो इसका ही थोड़ा बहुत सहाय लेता है और बोलता है कि यार मेरी मदद कर दे. बोले क्या मदद कर सकता हूँ, थोड़ा देखते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे जो कलेक्टर की अध्यक्षता के अंदर किसने बनाए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उसको ये रीऑर्गेनाइज करेगा. साथों साथ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील बना देगा. बोले डिस्ट्रिक्ट और उसके जो बीच वाला जो फेस होगा वहां पे, तो कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, वहां पे ये प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना कर देता. ओके, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियरी इज ऑल्सो लिंक. साथों साथ वो जो दूसरे जो कोर्ट ऑफ अपील्स थे उसको हटा के 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील ये यहाँ पे बना देते. साथों साथ ये भी बताता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कोर्ट बनाएंगे और यहाँ पे इंडियन जजेस की भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी जो आपके सबसे जुडिशरी के सबसे लोअर स्टेटा के अंदर है. ओके, तो जिस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स से जो जुडिशरी की शुरुआत की थी उसको ही थोड़ा बहुत रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगा. बोला ये भी गया कि इंडियन हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज वर टू बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द लिटिगेंट. अगर आपका कोई लिटिगेंट हिंदू होगा तो उसके ऊपर आपके जो हिंदू धर्म के अनुसार जितने भी कायदे कानून लिखे गए हैं उसको इस तरह से अप्लाई किया जाएगा. धर्म के अंदर क्या लिखा है, 2 साल की सजा, 1 साल की सजा, आपको कोड़े मारने हो तो कोड़े मारेंगे. मुद्दा यहाँ पे अटक जाता था कि व्हाट इफ द डिस्प्यूट इज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम लिटिगेंट. अगर आपके यहाँ पे आपकी जो जुडिशरी के अंदर कुछ मुद्दा खड़ा हुआ और वहां पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ इश्यू खड़ा हो गया तो क्या करोगे. तो इन द सूट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स द जज वुड बी द अल्टीमेट अथॉरिटी. तो इसने पूरी की पूरी जुडिशरी जो आज की तारीख में देखते हो ना, आज की तारीख में ऐसा ही है ना, आर वी रूलिंग एज पर द रिलीजन ऑफ द एक्यूज्ड और द क्रिमिनल और द विक्टिम. नहीं होता, वहां पे तो जज ही डिसाइडिंग अथॉरिटी हो जाती है. बट जब यहाँ पे इसने शुरुआत की थी तो शुरुआत तो अलग अलग की, बट यहाँ पे जब हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो या कोई इश्यू खड़ा होता है, वहां पे जज को डिसाइडिंग अथॉरिटी बना दिया. एक चीज मैंने आपको बताया कि हर एक जज के ऊपर एक कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक कोर्ट बनाया गया. साथों साथ दिस गाय ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड जिसे आप कहते हो कॉर्नवालिस कोड. आपकी जो जितने भी रिलीजियस टेनेंट्स थे उस टाइम के अंदर, डॉक्ट्रिन्स जितने भी थे इस्लाम को लेके, हिंदुइज्म को लेके, तो हर एक पंडित को बुलाया, मौलवी को बुलाया, सबको बोला कि आपके धर्म के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है सब हमको कोडिफाई करके दे दो. तो उसने बोला कि ये सजा होगी, ये इसने कुछ किया, ये सजा होगी, ये किया, ये सब चीजों को इकट्ठा करके इसने खुद एक कोड बना दिया जिसे कहते हैं कॉर्नवालिस कोड. एंड दिस कोड कवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशियल, पुलिस एंड कमर्शियल एंड फिजिकल एरियाज. तो हर एक एरियाज को ये कवर करने वाला कोड था. जैसे आप आईपीसी, सीआरपीसी कैसा है, वो भी ऐसा ही है, पूरी की पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स. तो उसी तरह से कॉर्नवालिस ने जो आपका 1790s के अंदर ये पूरा का पूरा तिकड़म चलाया, वहां पे ये पूरा का पूरा सिस्टम लेता है. ओके, सो इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच वाज पॉपुलर इन द वेस्ट इन 18th century. एंड कॉर्नवालिस आल्सो मेड ऑल द ऑफिशियल्स आंसरेबल टू द कोर्ट्स. तो आपकी जैसे आज की तारीख में जो जुडिशरी
आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अच्छा पानी पिला देती है, उसकी भी शुरुआत कॉर्नवालिस ने ही इंग्लैंड के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत के अंदर, उसकी शुरुआत कर देता है। ये कोड की मदद लेने के लिए एक जेंटलमैन थे, इनके दोस्त थे जॉर्ज बैलो। ये जॉर्ज बैलो की मदद लेगा। ओके, तो याद रखिएगा जॉर्ज बैलो का नाम कॉर्नवालिस कोड के साथ भी आता है। दिस गाय ऑल्सो बिकम्स द गवर्नर जनरल इन कोर्स ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये भी होगा। साथों साथ अब पुलिस के ऊपर बात कर देते हैं कि कॉर्नवालिस ने पुलिस रिफॉर्म्स को लेके क्या क्या मदद की है। विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस रिफॉर्म्स, यहाँ पे ऐसा था कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसने बताया ना कि कोर्ट बना देगा, तो उसके ऊपर इसने बोल दिया कि दिस डिस्ट्रिक्ट जज कंट्रोल दी पुलिस। साथों साथ अगर आप देखोगे आज की तारीख में जो मॉडर्न डे पुलिसिंग सिस्टम है, वहां पे आपके पुलिस थाना है या पुलिस सर्कल्स बोलते हैं, बोले ये इतना स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके बीच में एक पुलिस चौकी होगा या पुलिस स्टेशन होगा, और उसका जो इंचार्ज होता है, आज की तारीख में हम लोग यहाँ गुजरात में इंस्पेक्टर कहते हैं, कोई स्टेट के अंदर SHO कहते हैं, उसका जो एक और नाम है जो लोकल नेम है जिसे कहते हैं आप दरोगा। सो द पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के अंदर आधुनिक जो आपका जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत की थी ना, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप आज प्रेजेंट ऐसा ही है ना, 5-10 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में एक पुलिस स्टेशन अर्बन एरियाज के अंदर एज पर द पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ उसका भी एक SHO होता है या इंस्पेक्टर होगा जो उसका मेन स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर दरोगा की भी पोस्ट है, आपने देखा ही होगा। हम यहाँ के रॉबिन हुड पांडे हैं, दिस वाज द दरोगा। दिस दरोगा एंजॉयड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर ऑफ एक्सटॉर्शन एंड बिकम द स्कॉर्च ऑफ द कंट्री। ये भी सच्चाई है, देखा ही है आपने दबंग, ठीक है। तो रॉबिन हुड पांडे है। एक और दरोगा थे मगनी राम, सिंह गंगाजल, दरोगा मगनी राम नाम है हमारा। 2 मिनट में कायदे कानून घुसड़ देंगे, पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। तो जेंटलमैन सवाल जवाब बहुत करते हैं, जेंटलमैन SP साहब निकले उनके। ओके, तो इनको अच्छी तरह से सस्पेंड कर देते हैं। ओके, बट यू सी दिस दरोगा की जो पोस्ट है, आपके 2 दरोगा रॉबिन हुड पांडे और दरोगा मगनी राम, इन दोनों को आभारी होना चाहिए आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस का, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इनकी पोस्ट को एग्जिस्ट किया था। ओके, तो ये चीज भी देखने को मिलेगी। साथों साथ मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज भी हुआ करते थे। सो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होते थे आपके, और नीचे आपके 2 दरोगा साहब हुआ करते थे। सो दिस वाज द पुलिसिंग सिस्टम एंड पुलिस रिफॉर्म भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ भारत के अंदर जो शुरुआत की थी वो भी यहाँ से हुई। ओके, अदर रिफॉर्म्स के अंदर देख लेते हैं क्या किया इसने। ये बोर्ड ऑफ ट्रेड करके एक बॉडी हुआ करती थी, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड को भी अच्छी तरह से रिफॉर्म किया। साथों साथ जो इंडियन वीवर्स थे, इंडियन वर्कर्स थे, उनके लिए भी बोला कि हम इनके लिए थोड़ा बहुत फेयर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर 2 लाइन लिख सकते हैं कि ही परसीव्ड द डेंजर्स ऑफ टीपूज ग्रोइंग पावर एंड कर्टेल इट बाय ब्रॉडली डिस्कार्डिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। इसके पहले के जो गवर्नर जनरल से जो बोलते थे कि हमको इंटरवीन नहीं करना है, उसने वो छोड़ दी। ही ऑल्सो ट्राइड टू कंसोलिडेट द कंपनीज पोजीशन एंड स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ एफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक इंसान जो आपका एफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जिसने शुरुआत की थी, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ गया मेंस के अंदर कॉर्नवालिस को लेके, तो इतने पॉइंट तो बहुत हो जाएंगे। ओके, यस, जज्बाती हुआ था 2011 के अंदर। The tendency for increased litigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason that is normally traced with which of the following provisions? क्या है? How many for A? B? A के लिए, B के लिए, C making judicial settlement more efficient, and D. So rest of you will skip this question. अब देखिए कि A can be easily negated out, making जमींदार्स position stronger vis-a-vis the राय, ये तो था ही नहीं रिवर्स से लेके। मेकिंग जुडिशियल सेटलमेंट मोर एफिशिएंट। जुडिशियल सेटलमेंट नाम का शब्द कहीं देखा आपको? कहाँ लिखा है? मैंने तो परमानेंट सेटलमेंट बताया। इफ यू सी द स्टेटमेंट इटसेल्फ, अगर आप इसका जो वर्डिंग देखोगे तो इसके अंदर जो शब्द का उपयोग किया गया वो जुडिशियल सेटलमेंट किया गया।
क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। इंक्रीज लिटिगेशन के पीछे अगर आप देखोगे तो 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जमींदार की पोस्ट को ट्रांसफरेबल भी बनाया था ना। इफ द जमींदार इज नॉट एबल टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम, द ब्रिटिश हैज द अथॉरिटी टू इविक्ट देम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसके लेके अगर आप प्रश्न को देखोगे तो पहला तो आपका निकल जाता है, क्योंकि जमींदार की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा था ये तो नहीं कर रहा था। जमींदार की पोजीशन को वीक किया इसने इनडायरेक्टली। पूरे एक तारीख के उसके ऊपर सत्ता दे दी, उसको ऑक्शन के बाद उसके पास ओवरराइड पावर तो होगा, पर साथों साथ उसको हटाया भी जा सकता है। मेकिंग जुडिशियल सेटलमेंट मोर एफिशिएंट। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात जनरली जुडिशियल सेटलमेंट को लेके तो आएगी। पहले तो शब्द एक तो परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए। सेकेंडली आपका जो डी ऑप्शन है, नन ऑफ दी ए एंड बी, अगर आप बी वाला देखोगे, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ द जमींदार्स, ये कहीं पे दिखता है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रोविजन रखा है कि इफ द जमींदार्स आर नॉट एबल टू पे अप द लैंड रेवेन्यू ऑन टाइम, वी कैन इविक्ट देम आल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी बाप हो गई। इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना कि जैसे जमींदार आपके पीजेंट को हटा देंगे और उसको टेनेंट बना देंगे, तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी इनको हटा सकती है। और इसी के कारण यहाँ पे लिटिगेशन ज्यादा हो रहा था। द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इन दिस क्वेश्चन जो आपका इनडायरेक्टली लिंक होके जा रहा था वो था बी, क्योंकि ए और सी हा नहीं सकता। बी को लेके यहाँ पे पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो इनडायरेक्टली उसने जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके अंदर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप उसको थोड़ा बहुत ध्यान से उसको खगोलने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से सेटल करता है। ओके, 2009 यूपीएससी प्री, by a regulation in 1793 the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only. What was the reason behind such regulation? इसके पीछे क्या कारण थे? Lord Cornwallis felt that the district collector's efficiency of revenue collection would enormously increase with the burden of other work. Lord Cornwallis felt that the judicial power should compulsorily be in the hands of Europeans, while Indians can be given the job of revenue collection in the district. Lord Cornwallis was alarmed at an extent of the power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. D option दिया है, the judicial work demanded a deep knowledge of India and a good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collector should be only a revenue collector. C. Okay, सबको समझ में आ गया? You see कि Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in district collector. मैंने आपको ये चीज इसके पहले बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द पर्सन हु ट्राइड टू इम्प्लीमेंट मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो थियरी था। तो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत यही हुआ ना, कमर्शियल, जुडिशियल और आपके जितने भी फिजिकल एरिया से उसको डिवाइड कर दो। कि यहाँ पे कलेक्टर का जो पावर था उसको भी थोड़ा बहुत डिप्रीव कराया गया, और डिप्रीव कराने के पीछे उसके पीछे रीजन यही था कि वॉज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर कंसेंट। ओके, उसको डर लग रहा था कि कलेक्टर के पास इतना पावर नहीं रहना चाहिए, एंड ही वॉज ऑल्सो द पर्सन हु बिलीव्ड इनटू दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स थियरी। इसके लिए इसने पूरा का पूरा ये तिकड़म रचा। ओके, इसके बाद जो जेंटलमैन आते हैं सर जॉन शोर, 1793 से लेकर 1798। इनका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ होता नहीं है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, जान छूट